हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास बीए फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, पूरा वीडियो और इसके अंदर जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान तक अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है, सप्त सिंधु पर एक लेख लिखिए। देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान है। सप्त सिंधु भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। इसे आर्यों का आदि देश कहा जाता है। फिर है, सप्त सिंधु प्रदेश बराबर सिंधु नदी प्लस सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां प्लस सरस्वती नदी। तो सप्त सिंधु प्रदेश में निम्नलिखित नदियां थी। कौन कौन सी? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और इसके पश्चात व्यास नदी। तो दोस्तों, सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु का मतलब क्या है कि सिंधु नदी प्लस उसकी 5 सहायक नदियों का प्रदेश प्लस सरस्वती नदी। ये जो नदियां हैं, 7 नदियां, ये नदियों वाला जो क्षेत्र है, ये नदियां जिस क्षेत्र में बहती थी, वो जो प्रदेश है, वो जो क्षेत्र, वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यही क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो अगर निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो जो पॉइंट है इनका आपको वर्णन करना है। पॉइंट के अंदर जो मैंने अभिलेखों के नाम लिखे हैं इनका भी आपको वर्णन कर देना है, तो फिर ये निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक और प्रथम शासक श्री गुप्त था, जिसने 275 ईस्वी के लगभग गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश के इतिहास के निम्न स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत, गुप्त वंश की जानकारी के कौन कौन से स्रोत है? पहला है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिलेख की। ठीक है, गुप्त शासकों के इतिहास को जानने के अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख और कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर शिलालेख आदि गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अब दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक आ जाता है तो ये मैंने जितने भी अभिलेखों के नाम बताए हैं, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, इन सब का आपको पॉइंट बना करके वर्णन कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निबंधात्मक प्रश्न तैयार हो जाएगा। और रही बात इन पॉइंटों की, तो मैंने जो वीडियो बना रखा है प्राचीन भारत के इतिहास का, आप देखोगे तो ये सभी जो अभिलेख हैं इनके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है। दूसरा पॉइंट है पुरातात्विक स्रोतों में मुद्रा। देखिए, खुदाई में प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों से भी गुप्त वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अब दूसरा जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। पहला स्रोत था पुरातात्विक स्रोत, जिसमें अभिलेख और सिक्के आते हैं। अब दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिए, गुप्त शासकों के इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हरिसेन द्वारा लिखित हर्षचरित, विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प और कालिदास द्वारा लिखित नाटक आदि गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक आ जाता है गुप्त काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत, तो ये जो साहित्यिक स्रोत हैं इनके अंदर आपको ये जो हरिसेन द्वारा लिखित हर्षचरित्र, इसका पॉइंट बना देना है। विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, इसका पॉइंट बना देना है। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसका पॉइंट बना देना है। और कालिदास द्वारा लिखित नाटक, इनका पॉइंट बना देना है और फिर इनका वर्णन कर देना है। अब वर्णन कहाँ से याद करो? तो मैंने पीछे जो वीडियो डाल रखे हैं उसमें ये सभी टॉपिक जो हैं इनके ऊपर छोटे वाले अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगर आप देखते हो, पढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आप इनका वर्णन भी कर सकते हो। तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, चीनी यात्री फाहियान व इत्सिंग के यात्रा विवरणों से भी और अरबी यात्री अल्बेरूनी की यात्रा विवरणों से भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो गुप्त वंश की जानकारी के 3 स्रोत हो गए। पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत अभिलेख और सिक्के हो गए। दूसरा स्रोत हो गया साहित्यिक स्रोत, जिसमें विद्वानों के द्वारा लिखित पुस्तकें होगी। तीसरा स्रोत हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। तो गुप्त काल के अंदर 3 विदेशी यात्री भारत आए थे। एक था फाहियान,
एक था इत्सिंग, ये चीनी यात्री थे, और एक था अल्बेरूनी, ये अरबी यात्री था। तो मेरे छोटे वाले जो क्वेश्चनों की वीडियो है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के, उनके अंदर तीनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आर्यभट्ट गुप्त काल का सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था। इन्होंने निम्न महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। ये आर्यभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है, आर्यभट्टियम, आर्य सिद्धांत, 10 गीतिका सूत्र, आर्याष्टक। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ये। फिर है आर्यभट्ट की प्रमुख देन। देखिए, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, इसकी छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण होता है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। दूसरी बात, भारत में दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। फिर तीसरी बात देखिए, वर्गमूल व घनमूल निकालने की विधि आर्यभट्ट ने ही प्रदान की थी। और चौथा है, इन्होंने सर्वप्रथम ज्योतिष को गणित से अलग शास्त्र माना था। अब अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रुद्रदामन प्रथम, देखिए, रुद्रदामन शक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, जो लगभग 130 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। इसके राज्य की राजधानी उज्जैन थी। आगे देखिए, रुद्रदामन के इतिहास की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन ने चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, और सातवाहन शासक सातकर्णी को उसने युद्ध में 2 बार परास्त किया था। रुद्रदामन ने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, जिनसे पता चलता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, इसमें एक तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने पीछे की वीडियो के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। सुदर्शन झील जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस पर भी मैंने पीछे की टॉपिकों पे वीडियो जो बनाया उसके अंदर दिया हुआ है। और ये सातवाहन शासक जो है गौतमपुत्र सातकर्णी, ये सातकर्णी प्रथम है, और वो जो है वो है गौतमपुत्र सातकर्णी, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, यह आ गया, गौतमपुत्र सातकर्णी के बारे में बताइए। देखिए, गौतमपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक था। यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था। इनके शासनकाल और उपलब्धियों के बारे में जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। ये नासिक अभिलेख महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, रति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है पीछे के वीडियो के अंदर। नासिक अभिलेख से पता चलता है कि उसने एक विशाल सेना का गठन किया था, और उसकी सहायता से महाराष्ट्र के शक क्षत्रप नेहपान को परास्त कर शक राज्यों पर अपना अधिकार किया था। इसलिए उसे शकों का विनाशक तथा सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा का पुनः संस्थापक कहा गया है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद है, इसके अलावा उसने सुदूर दक्षिण के राज्यों, राजपूताने के गणराज्यों तथा समीप के राज्यों अवंती और सौराष्ट्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इन विजित राज्यों के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे, इसलिए उसे नासिक अभिलेख में क्षत्रियों के दर्प व मान का मर्दन करने वाला कहा गया है। तो दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में ये उत्तर है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि नासिक अभिलेख के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए, या नासिक अभिलेख पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में आपने उत्तर पढ़ा है, ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे को नासिक अभिलेख से मिलती है, इसलिए ये पूरा उत्तर जो है वो नासिक अभिलेख के अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख के बारे में बताइए। देखिए, ऐहोल के एक जैन मंदिर की दीवारों पर वातापी के चालुक्य शासकों का प्रारंभिक इतिहास और चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। यह एक प्रशस्ति रूप है, जिसे ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ऐहोल अभिलेख 6ठी सदी में रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। इसी अभिलेख में संस्कृत के महान कवि कालिदास का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ऐहोल अभिलेख जो है, इस पे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है।
पीछे। देखिए अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य। देखिए संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी के मध्य लिखा गया साहित्य है। संगम तमिल कवियों के एक संगम या सम्मेलन थे जो पांड्य शासकों द्वारा मदुरै में आयोजित किए गए थे। इन्हीं संगमों के दौरान संगम साहित्य की रचना की गई थी। अच्छी तरह याद रखना। फिर आगे देखिए संगम संपूर्ण संगम साहित्य में 463 कवियों की लगभग 2000 से अधिक रचनाएं हैं। इस साहित्य में उस समय के दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राजवंशों चोल, चेल और पांड्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस साहित्य से प्राचीन तमिल समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है चालुक्य मंदिर वास्तुकला। दोस्तों इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत में राज करने वाले शासक थे जिनका प्रभुत्व 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। इनमें सबसे पुराना वंश बादामी चालुक्य वंश था जिसका प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय पर भी अलग से अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन आ सकता है और इसके बारे में मैंने वीडियो में जानकारी प्रदान की हुई है। चालुक्य शासकों ने कई मंदिर और गुफा मंदिर बनाए जिनमें सुंदर भित्ति चित्र भी अंकित किए गए थे। चालुक्य मंदिर स्थापत्य की वेसर शैली के अच्छे उदाहरण है। वेसर शैली को ही दक्खन शैली अथवा चालुक्य शैली भी कहा जाता है। चालुक्य मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नागर शैली का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये नागर शैली जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बन रहा है वो भी नागर शैली के अनुरूप ही बन रहा है। तो अगर मान लो एग्जाम में कोई एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ ले कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर स्थापत्य कला की किस शैली का उदाहरण है उसके बारे में बताइए, तो बात यही है नागर शैली के बारे में आपको बताना है। देखिए नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की एक प्रमुख शैली थी। नागर शब्द की उत्पत्ति नगर से हुई है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। फिर है आगे ये है संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है। संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य शैली का मतलब जो धरती की ऊपरी सतह पर मंदिर बनाए जाते हैं। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। अब इस शैली में निर्मित मंदिर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नागर शैली में निर्मित किन्हीं 2 मंदिरों के नाम बताइए। तो देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। अब नागर शैली की विशेषता देखिए। नागर शैली के मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं पहली है इस शैली के मंदिरों में समतल छत से उड़ती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। दूसरा है इस शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। तीसरी है नागर शैली के मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं, गर्भगृह, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए हर्षवर्धन की जानकारी के स्रोत। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। जैसे मैंने आपको गुप्त वंश की जानकारी के स्रोतों के अंदर विस्तार से समझाया था वही नियम यहाँ पे लागू कर देना तो ये क्वेश्चन आपका निबंधात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है देखिए हर्षवर्धन वर्धन वंश के सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक थे। उनके बारे में जानकारी के निम्न स्रोत हैं। तो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत देखिए हर्षवर्धन के इतिहास की जानकारी को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है। इसमें हर्षवर्धन के बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, सोनीपत से प्राप्त एक तांबे की मोहर और राज नालंदा में एक राजमुद्रा लेख महत्वपूर्ण है। तो अब इनका वर्णन जो करोगे तो इन सबको आप पॉइंटों के अंदर दिखा देना तो ये इनका वर्णन हो जाएगा। ठीक है अगला जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। देखिए साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोतों में भी हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र और कादंबरी, हर्ष द्वारा लिखित नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली और बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प आदि प्रमुख है। वैसे भी अलग से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है
कि हर्षवर्धन की जानकारी के 2 साहित्यिक स्रोत बताइए, या ऐसे भी आ सकता है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम बताइए, या ऐसे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हर्ष द्वारा लिखित नाटकों के नाम बताइए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है तीसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग का यात्रा विवरण तथा अरबी यात्री अलबेरूनी के यात्रा विवरण से भी हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये तीनों यात्री जो थे, इनसे गुप्त वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है और हर्षवर्धन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, विशेष आग्रह, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो मिल सके। प्लस आप जिस यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, वो आपको समय पे मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।